भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें अपनी 13 विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी थी और अब तक का जो आपको काम दिया गया है ब्लूप्रिंट सहित आपको एक बड़ी बोर्ड पैटर्न के हिसाब से कॉपी बनानी है और उसमें आपको फिर काम कॉपी में काम करना है। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कठोरता। कठोरता वे लचीलेपन का मिश्रण, या इसको समन्वय बोल सकते हो। समन्वय ये विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस बात का जानकारी ध्यान रखनी होगी कि देखो किसी भी देश में जो लिखित संविधान होता है उस लिखित संविधान में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक बदलाव करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसलिए बदलाव करने के तरीके के आधार पर किसी भी देश के संविधान को कठोर या लचीला कहा जा सकता है। तो भारत के संविधान में दोनों समन्वय किए गए हैं, क्योंकि लचीलापन ऐसा संविधान जिसमें संसद आसानी से यानी सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से बदलाव करे। अगर आसानी से बदलाव हो जाते हैं तो उसको लचीला संविधान बोलते हैं, और यदि आसानी से बदलाव नहीं हो सकते उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसको बोलते हैं कठोर संविधान। तो ये लचीलेपन का समन्वय है ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है, और कठोरता यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता है। और भारतीय संविधान में इन दोनों का समन्वय किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन या बदलाव, या जिसको हम सब बोलते हैं संशोधन, परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को प्राप्त है, ऐसा कह सकते हैं, संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये बड़ा इम्पोर्टेंट 368 आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो आएगा अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोलते तरीके को, प्रक्रिया का
उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। जिसको निम्नांकित रूप में या रूपों में समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो उसमें 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। 3 तरीके। अब 3 तरीकों कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला तरीका है वो है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत द्वारा बदलाव, ये पहला तरीका हो गया। तो कुछ भाग में, संविधान के कुछ भागों में, जैसे हम बात करेंगे उदाहरण के लिए मान लीजिए राज्यों का पुनर्गठन करना हो, राज्यों का पुनर्गठन, कुमार सांसदों के वेतन भत्तों में भी, सांसदों के वेतन भत्तों में अभिवृद्धि, राज्यों में विधान परिषद जो दूसरे सदन होता है, कानून बनाने वाली संस्था, विधान परिषद के गठन एवं विघटन से सब इत्यादि, विघटन इत्यादि से संबंधित जो परिवर्तन है वो किसी तरीके से किया जाता है। इसमें संसद के साधारण बहुमत, संसद का साधारण बहुमत से तात्पर्य कि संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से निम्न भागों में, संविधान के निम्न भागों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया राज्यों का पुनर्गठन करना। अब राज्यों का पुनर्गठन एक व्यापक शब्द है। पुनर्गठन में आएगा कि राज्यों की सीमाओं में अभिवृद्धि या राज्यों की सीमाओं में कोई क्षेत्र, एक राज्य से काट कर दूसरे राज्य में मिलाकर कम कर दिया गया हो, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर दिया हो, किसी संघराज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया हो, इत्यादि से संबंधित जो संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं, संविधान के भागों में वे संसद के साधारण बहुमत से किए जाते हैं। और आपका साधारण बहुमत से ही आपको पता कानून बनाए जाते हैं। और इस दृष्टि से भारत का संविधान लचीला है। इसके लिए इन भागों में परिवर्तन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। इसलिए इसको बोलते हैं कि भारत का संविधान लचीला है। तो ये भारत का संविधान लचीला इसलिए कि संविधान के कुछ भागों में साधारण विधि से जिस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार से बदलाव कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वह है संसद के 2/3 बहुमत, संसद के 2/3
बहुमत बहुमत द्वारा परिवर्तन, बहुमत द्वारा परिवर्तन। अब इसमें आएगा कि संविधान के भाग 3 में क्या है, मैंने आपको पहले बताया था मौलिक अधिकार, एवं भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अगर इनमें कोई परिवर्तन करना हो, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और भाग 4 से संबंधित जो इसमें नीति निर्देशक तत्व आते हैं, अगर इनमें कोई बदलाव करना हो तो उसमें संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया पहली प्रक्रिया से कठिन है, ये प्रक्रिया पहली प्रक्रिया से कठिन है, इसलिए भारत का संविधान क्या है, कठोर है। भारत का संविधान कठोर है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट विधि है, जो तीसरा तरीका है, वो इससे भी कठिन है, इसको हम समझेंगे। इसमें तीसरा है कि संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन, संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ये प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है और इसीलिए आपको पता है भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वही इसी तीसरी विधि से किए जाते हैं, जो संघ और राज्यों को समान रूप से प्रभावित करती है। तो जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि इसमें आएगी संसद के 2/3 बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ इसमें प्लस के साथ क्या करेंगे, आधे राज्यों यानी भारत के 1/2 राज्यों की विधान मंडलों के समर्थन। अब यहाँ आप विधान मंडल की विधानसभा शब्द के उपयोग में ला सकते हो, विधानसभाओं के अनुसमर्थन से परिवर्तन। ये प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है। अब भारतीय संविधान के भाग कौन से, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में कोई राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में कोई बदलाव करना हो, भारत के संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन करना हो, संघीय ढांचे में बदलाव इत्यादि सपोर्ट भी हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अभिवृद्धि इत्यादि से, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अभिवृद्धि इत्यादि से संबंधित इत्यादि बोल सकते हैं, इत्यादि से संबंधित जो बदलाव है वे संसद के 2/3 बहुमत है, उसमें भी लोकसभा और राज्य का समर्थन अलग अलग होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और उसके साथ साथ राज्यसभा के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और भारत के आधे राज्यों की विधान सभाओं के अनुसमर्थन से ये बदलाव किए जाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया अत्यधिक कठिन हुई, इसलिए भारत का संविधान क्या हो गया, कठोर हो गया। भारत का संविधान
क्या हो गया, कठोर हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब इसमें प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रक्रिया को उल्लेख किया गया। कितनी प्रक्रियाएं हैं, 3 तरीके हैं। प्रक्रिया तरीका एक ही बात होता है, इसमें 3 तरीके। पहला तरीका हुआ संसद के साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत से किन भागों में परिवर्तन हो सकता है मैंने आपको बता दिया। इसलिए भारत का संविधान लचीला है, आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी विधि है संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत। ये थोड़ी सी कठिन विधि है, थोड़ी सी कठिन विधि है, और भाग 3 और 4 में परिवर्तन करना तो इसी विधि से होता है। इसके साथ ये अतिरिक्त कठिन विधि है, जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ भारत के आधे राज्यों की विधानसभा का अनुसमर्थन से संबंधित जो भी बदलाव होते हैं वे बदलाव इसी विधि से होते हैं। इसमें हम इत्यादि की जगह आगे इत्यादि को हटाकर हम न्यायाधीशों की और भी जोड़ सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बदलाव, संबंधित परिवर्तन अब लगा सकते इत्यादि इसी विधि से किए जाते हैं। इसलिए भारत का संविधान क्या हो गया, कठोर हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये लचीलेपन का समावेश भारतीय संविधान में, ये बड़े अक्षर में लचीलेपन का समावेश, लचीलेपन का समावेश हमने कहां से किया है, ब्रिटेन से। कहां से किया है, ब्रिटेन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ये प्रश्न पूछा सकता है कि भारतीय संविधान में लचीलेपन का समावेश किस देश से प्रेरित है, तो किससे प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लचीलापन इसको बोल, लचीला संविधान किसको बोलेंगे कि जिस संविधान में आसानी से बदलाव किए जा सके। और ब्रिटेन के संविधान के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ की संसद एक विद्वान है डी लोन, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन की संसद केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती, यानी आसानी से बदलाव कर सकती। इसलिए लचीलेपन का समावेश भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। इसके अलावा कठोरता का समावेश भारतीय संविधान में, कठोरता का समावेश, कठोरता का समावेश हमने किया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में कठोरता का समावेश किया गया है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट बिंदु है जो लगभग 2021 में 4 नंबर तक का प्रश्न इससे आ सकता है। तो ये 14वीं जो प्रमुख विशेषता थी भारतीय संविधान की वह हमने कंप्लीट कर ली। इसमें आपको 3 बातों का विशेषकर से ध्यान देना है कि पहला, कि संविधान में बदलाव करने का, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में 3 तरीके से बदलाव कर सकती है। जो पहला तरीका आपको भी बताया गया कि संसद के सदस्यों के साधारण बहुमत से, वह तरीका आसान है। जिस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार से संविधान के कुछ भागों में बदलाव कर दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया किस किस भाग में बदलाव किया जा सकता है। इसलिए भारत का संविधान क्या हो गया, लचीला। उसके बाद दूसरी विधि है कि 2/3 बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत से परिवर्तन करना, ये थोड़ी सी कठिन विधि। उसके बाद जो अत्यंत कठिन विधि है वह संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ भारत के आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से बदलाव होते हैं। अब अनुसमर्थन का मैंने आपको यह सब उपयोग क्यों किया है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, राज्यों को नहीं है। तो राज्यों को तो केवल अनुसमर्थन करने का अधिकार है। जब संसद से कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर आ जाता है तो राज्यों से मत जाना जाता है, तो राज्य जब उसका समर्थन कर देते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति से वे अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम बात करेंगे अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में NJSC
अगस्त 2014 को लोकसभा से पारित हो गई और 14 अगस्त 2014 को ये अधिनियम जो विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से पारित होने के बाद आधे राज्यों का अनुसमर्थन को मिल गया नवंबर तक 2014 तक और दिसंबर 2014 में राष्ट्रपति के अनुसमर्थन से बाद में यह अधिनियम बन गया और 13 अप्रैल 2015 को उसको लागू कर दिया गया, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की एक समिति बनाई गई और वो समिति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। हालांकि इसको अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, वो अलग बात है, लेकिन ये तीसरा तरीका हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय करता है। अब हम अगली प्रमुख विशेषताओं पर चलेंगे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है और वो विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। ये भी अगली बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है। न्यायिक पुनरावलोकन, अब हम समझेंगे जो जब मैंने न्यायपालिका की निष्पक्षता के बारे में बताया था, साथ ही तेरी विशेषता थी और तेरी विशेषता में आपको मैंने निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताया था और उस समय मैंने आपको न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में भी बताया था। तो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का दोबारा से अध्ययन करेंगे। संसदीय संप्रभुता, अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता। वे न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय, न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हमने समन्वय किया क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, क्योंकि हमने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लागू किया है। इसलिए हम बात करेंगे संसदीय संप्रभुता चलती है कहाँ पर? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में, और न्यायिक पुनरावलोकन चलता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त ब्रिटेन में यानी संसद सब कुछ कर सकती है, संसद के हाथ में सब कुछ है, कि वहाँ का संविधान लिखित नहीं बल्कि मौखिक है, अलिखित है। इसलिए वहाँ पर संसदीय संप्रभुता चलती है। संसद किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाए उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए ब्रिटेन में संसद सर्वे सर्वा है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वे सर्वा है, क्योंकि न्यायपालिका वही कानून वहाँ पर लागू होता है जिसको न्यायपालिका के द्वारा नियुक्ति दे दी जाती है। इसलिए भारत में इन दोनों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यूनाइटेड किंगडम और यूएसए दोनों की पद्धतियों का समन्वय किया गया है। क्या किया गया है? समन्वय किया गया है। समन्वय किया गया है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में चलती है संसदीय संप्रभुता। क्या चलती है? संसदीय संप्रभुता। और यहाँ पर क्या चलता है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या चलता है? न्यायिक पुनरावलोकन। और भारत में दोनों को अपनाया गया है, भारत में दोनों को अपनाया गया है, दोनों को अपनाया गया है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार। कैसे? देखो हम बात करेंगे कि भारत में संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति है। भारत में संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्रदान, कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। किंतु
कानून निर्माण पर नियंत्रण न्यायपालिका को प्राप्त है। न्यायपालिका को प्राप्त है। अब कैसे देंगे आप कि इसका आधार क्या है? न्याय पुनरावलोकन कि संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इसके मौलिक अधिकारों के विपरीत हो या संविधान का अतिक्रमण करता हो। इसलिए भारत में दोनों का समन्वय किया गया। संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त है, लेकिन संसद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान के खिलाफ हो। तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से इस कानून को अवैध घोषित कर देती है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अनुरूप ना हो। पहली बात, संविधान के अनुरूप ना हो तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ऐसे कानूनों को यदि संसद बनाती है, ऐसे कानूनों को न्यायपालिका निरस्त कर देती है। निरस्त कर देती है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त है, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण है। नियंत्रण कौन लगाती है? न्यायपालिका। और किस आधार पर? कि संविधान के अनुरूप होने चाहिए कानून और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं करते हों। इस प्रकार भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय किया गया है। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है।
और ये प्रश्न 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय किया गया है कैसे? तो आपका आंसर यही होगा कि भारत में कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद को शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद को ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अनुरूप ना हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यदि ऐसा कानून बनाती है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर देती है। अब अगली जो प्रमुख विशेषता है वह है विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन, विश्व शांति का समर्थन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत में आप बताएं विदेश नीति को निर्धारित किया गया है। किसको निर्धारित किया गया है? विदेश नीति, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करती है, जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करती है। इसमें कहा गया है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, कुटुंबकम में विश्वास करता है। और इसलिए हम बात करते हैं भारत में विश्व शांति को बढ़ावा दिया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा को महत्व प्रदान किया गया है। सुरक्षा को महत्व प्रदान किया गया है। महत्व प्रदान किया गया है और कहा गया है कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही बर्दाश्त करेगा और ना ही बर्दाश्त करेगा। अगर कोई भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे तो भारत उस बात को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इसी विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता एवं पंचशील के की नीतियों को बढ़ावा दिया या अपनाया। अब थोड़ा सा हम कंसल्टेशन कर लेते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति पर और ये पंचशील के नियम क्या है। तो देखो गुटनिरपेक्षता की जब हम, ये तो कंप्लीट हो गया, बिल्कुल तो कंप्लीट हो गया, इसको दोबारा समझ लेते हैं, लेकिन 2 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि देखो भारत विश्व शांति का समर्थक है और भारत का ये मानना है कि पूरा विश्व उनका परिवार है, इसलिए भारत विश्व शांति को बढ़ावा देता है। और भारत की विदेश नीति को जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है वही भारत की विदेश नीति को निर्धारित करती है। और भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य
अंतर्राष्ट्रीय शांति या विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। और इसके लिए भारत ने कहा है कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही इसे बर्दाश्त करेगा। जब हम किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे नहीं और कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो शांति बनी रहेगी। और इसी के लिए हमने क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और विश्व शांति को बढ़ावा के साथ विश्व की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमने गुटनिरपेक्षता और पंचशील की नीतियों को आगे बढ़ाया। और अब उनको समझ लेते हैं कि भाई गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है। गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में बात करेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत पारस्परिक दो विरोधी गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नाम था सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में दो गुटों का उदय हुआ। एक गुट का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और दूसरे गुट का नाम था यूएसएसआर। इसको बोलेंगे यूनियन सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य। हिंदी बोलेंगे समाजवादी सोवियत गणराज्य, सोवियत गणराज्य। 15 गणराज्य से मिलकर बना था। इसमें सबसे प्रमुख गणराज्य था रूस और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसने आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और इसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। सब कुछ राज्य के नियंत्रण, यहाँ पर सब कुछ खुला था। इसने शासन में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और यहाँ पर साम्यवादी शासन था, विचारधारा में साम्यवादी। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया और यहाँ पर समानता को बढ़ावा दिया गया। कोई परस्पर विरोधी विचारधारा थी। इन विरोधी विचारधाराओं के मध्य मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध, जिसको बोलेंगे वैचारिक युद्ध। यानी ये 1950 से 50 के आसपास जितने भी देश आजाद हो रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका उनको प्रोटोकॉल देकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल करना चाहता था, जबकि ये समाजवादी सोवियत गणराज्य अपने गुट में शामिल करना चाहता था। जो इस गुट में शामिल हो जाता था वो इसका दुश्मन बन जाएगा और जो इस गुट में शामिल होगा वो इसका दुश्मन बन जाएगा। इस प्रकार परस्पर विरोधी विचारधाराओं की श्रेष्ठता साबित करने के लिए इनके मध्य साइकोलॉजिकल वार चल रहा था, वैचारिक युद्ध चल रहा था। तो अब भारत ने इन दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई। इसको बोलते हैं गुटनिरपेक्षता। दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति, दोनों गुटों से अलग रहने की नीति, अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, इसको बोलेंगे गुटनिरपेक्षता। क्या बोलेंगे, गुटनिरपेक्षता। और गुटनिरपेक्षता के संस्थापक माने जाते हैं पंडित नेहरू। पंडित नेहरू भारत के थे, पंडित नेहरू भारत। मिस्र के थे पंडित नेहरू, नासिर ये मिस्र के थे, और यूगोस्लाविया के थे टीटो, ये यूगोस्लाविया के थे। आज
इन देशों की संख्या 120 के ऊपर है। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाएं। ये तो हो गए गुट निरपेक्षता। इसके अलावा पंचशील, पंचशील के भी हम बात कर रहे थे, पंचशील की बात भी कर लेते हैं। तो दोनों गुटों से अलग रहने की जो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई उसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता। यानी दोनों गुटों से अलग, निरपेक्ष यानी अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना, ये कहलाता है गुट निरपेक्षता। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और विश्व को तीसरा विकल्प दिया, क्योंकि अगर भारत किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो उसी गुट की शक्ति बढ़ जाती और उसमें परस्पर विरोध बढ़ता जाता। इसलिए भारत ने और मिस्र ने यूगोस्लाविया ने मिलकर विश्व को तीसरा विकल्प प्रदान किया कि किसी भी गुट में शामिल न होकर तीसरे गुट में शामिल हो सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो पंचशील की हम बात करें, पंचशील, पंच का मतलब पांच और शील का मतलब नियम। तो भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954 को 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री ने मिलकर पंचशील के नियमों का प्रतिपादन किया। और पंचशील के नियम क्या है? पंचशील के नियम है कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एक दूसरे यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली बात, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, पारस्परिक अनाक्रमण। और पारस्परिक लाभ की नीति अपनाएंगे। पारस्परिक लाभ की नीति, उसके बाद एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। और पांचवी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाएंगे। जीव और धीरे धीरे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाएंगे। इस प्रकार ये पंचशील के सिद्धांतों की हम बात कर रहे थे। तो ये 5 नियम है जिनका प्रतिपादन भारत और चीन के मध्य किया गया 29 अप्रैल 1954 को। और इन 5 नियम है कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परस्परिक आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण की स्थिति में रहेंगे, लाभ की नीति अपनाएंगे और एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाएंगे, यानी जियो और जीवन की नीति का अनुपालन करेंगे। और ये पहले जब इनका प्रतिपादन किया गया था तो भारत और चीन के मध्य किया गया, भारत और चीन के मध्य किया गया, किंतु वर्तमान समय में ये भारत की जो विदेश नीति है उसका प्रमुख अंग है कि इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। इसमें चीन के प्रधानमंत्री अनामोलिगिरी चाओ एन लाई
अगर प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जाए तो चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाओ एन-लाई। और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत चीन के मध्य पंचशील के नियमों का प्रतिपादन किया गया। इसमें चीन के प्रधानमंत्री नामों लिखे चाओ एन-लाई। अगर प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जाए तो चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाओ एन-लाई। और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत चीन के मध्य पंचशील के नियमों का प्रतिपादन किया गया।